हेलो एवरीवन, दिस इज रविकांत और आज आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 19। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक दिख रहा है आपको सामने, रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए तो कैसे इसका इनमें रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होगा उसको हम लोग पहले एक अप्रोच डेवलप करते हैं, फिर आपको डिराइव करके बताएंगे। देखिए, सपोज कहीं पर स्पेस में एक आर्बिट्ररी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ऐसा, ठीक है। और ये जो मैंने दिखाया आपको, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। क्योंकि स्पेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ हाइपोथेटिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सब क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में, हमने एक चार्ज पार्टिकल को किसी एक रैंडम पाथ से उसको ले गए, ठीक है। इस पाथ से हम लोग ले गए जो अभी बनाया मैंने, और जो चार्ज पार्टिकल था उसका मैग्नीट्यूड हमने कितना मान लिया? ये मान लिया, ठीक है। चलिए, हमने क्या किया, एक छोटा सा इंटरवल लिया, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल लिया। सपोज मैंने ये इंटरवल लिया, ये वाला, ठीक। और ये जो इंटरवल दिख रहा है अपने को, इसका जो लेंथ है वो मैं ds बोल दिया, ठीक है। तो इस इंटरवल में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां भी बताऊं ऐसा, तो सपोज ये इस इंटरवल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो कहां होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो जो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, वो कितना हो जाएगा? Fe Q इंटू ई। उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड को Q नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाता है? हमें फोर्स मिल जाता है। और जो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही उस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो। अगर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इस छोटे से इंटरवल में जो मैं दिखाया मैंने, ये छोटा सा, इसको इसका लेंथ हमने कितना मान लिया था? ds मान लिया था, ठीक है। तो जो इस छोटे से इंटरवल में वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस इंटरवल, ठीक है, हमने इसको dw बोल दिया। छोटा सा वर्क है, बहुत छोटा सा इंटरवल है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा? आप देख पा रहे हैं ds इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सपोज ds का डायरेक्शन ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इनके बीच में एंगल हमने कितना मान लिया? थीटा, ठीक है। ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये हमारे पास जो ds, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, हमने उसको ds से रिप्रेजेंट किया, ds वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? जो फोर्स लगने वाला होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वर्क डन मिल जाता है हमें किसी इंटरवल में, ठीक है। तो F कितना है? QE, और यहाँ पे डॉट चलेगा, E डॉट ds टाइम्स Q जो आएगा हमारे पास, वो छोटे से इंटरवल में क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है वो माइनस टाइम्स डेल्टा यू के बराबर होता है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस टाइम डेल्टा यू इक्वल टू क्यू ई डॉट ds, सही है। अच्छा, सपोज इस छोटे से इंटरवल में जो हमने बनाया था, ये इंटरवल, इस छोटे से इंटरवल में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो सपोज कितना आ गया? dv आ गया। कितना आ गया? dv आ गया। जो वर्क डन हो जाएगा, या मैं ये बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा इस dv की वजह से, उसका वैल्यू मैं कितना लिख पाऊंगा? q डॉट dv। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है। q डॉट dv इज इक्वल टू q e डॉट ds। q ने q को मार दिया, तो जो dv आया वो कितना आया? माइनस e डॉट ds। तो इस छोटे से इंटरवल में हमें क्या मिल गया? पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई जो दो पॉइंट है जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अगर वो कंसिडरेबल डिस्टेंस पे है, काफी दूर पर है, या उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कंसिडरेबल है, सपोज ये पॉइंट हमारे पास A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, सही है। तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको इनमें डिफरेंस निकालना है, VA माइनस VB या VB माइनस VA निकालना, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको? इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सही है क्या? सपोज आप A से B जाते हो तो यहां भी आपको इंटीग्रेशन A से B लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक और हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है क्या?
तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि जो dv होता है एक छोटे से इंटरवल में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो E और ds की डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा और उसके आगे लगता है माइनस साइन। तो चलिए यहां बात करते हैं माइनस साइन क्या डिनोट करता है। तो माइनस साइन क्या बोलता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, घटता है। सही है क्या? या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस पूरी चीज को नोट करिए। चलिए अभी हम लोग पता करते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें स्पेस में क्या दे रखा हो, एक एक्स वाई या एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा हो पोटेंशियल, तो हम लोग उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते। देखिए कि सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने उसको लिख दिया Ex आई कैप। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, Ez की कैप। ठीक है, ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा अभी हमने पढ़ा कि जो dv है, dv इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से इंटरवल में वो कितना होता है, माइनस टाइम E डॉट ds। सही है, ऐसा होता है। और इंटरवल इतना छोटा होता है कि मैं उस इंटरवल में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान सकता हूं, कांस्टेंट मान सकता हूं ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लिख सकता हूं उस इंटरवल में। ठीक है, चलिए, और ये ds क्या है, उस छोटे से इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं जो कोई जनरल वेक्टर लिखूं स्पेस कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, तो क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकता हूं। अगर मैं इसे ds वेक्टर लिखूं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, dx आई कैप आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, dy जे कैप आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, dz के कैप आ जाएगा। ठीक है, ये सारी ये वैल्यूज ds की और इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पे रख दीजिए आप, तो माइनस, तो क्या आएगा, Ex आई कैप, ठीक है, प्लस Ey जे कैप, Ez के कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, ds, और ये ds का वैल्यू ये दे रखा है, dx आई कैप, dy जे कैप और dz के कैप। सही है, तो सीधे क्या डॉट प्रोडक्ट करना हमें, तो i के साथ i वाला आएगा, j के साथ j वाला आएगा, k के साथ k वाला आएगा। तो लिख देते हैं, तो कितना आएगा, माइनस ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz। सही है क्या? और यहां पे क्या चलेगा, dy चलेगा। क्लियर? चलिए कुछ और बातें हम लोग सीखते हैं। देखिए क्या कि अगर हम ऐसा बोले, इफ पार्टिकल इज, कौन सा पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल है ना, इफ पार्टिकल इज मूविंग ओनली इन एक्स डायरेक्शन, मान लीजिए कि वो एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ चल रहा है, तो उससे होगा क्या, जो dy और dz आएंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वेरिएशन आएगा नहीं, y और z कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जो भी वेरिएशन आएगा पोजीशन में वो सिर्फ x में आएगा। सही है, भी यहां पर लिखेंगे हम लोग, वो क्या लिखेंगे, ये दोनों टर्म जीरो जाएंगे क्योंकि dy और dz जीरो हो गए, हमें क्या मिला, माइनस ex dx। सही है, इस एक्सप्रेशन के पीछे कहानी ये है कि dy और dz क्या हमने माने थे, जीरो माने थे, या फिर मैं ये बोलूंगा कि यहां पर y एंड z क्या है, कांस्टेंट। तो जब एक ही वेरिएबल को हम लोग वेरिएबल मानेंगे, अगर बाकी लोगों को कांस्टेंट माने, तो ऐसा जो भी डिफरेंशियल जब हम लोग लिखते हैं ना, वहां पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर मैं dv अपॉन dx लिखूं तो मैं उसको del v अपॉन del x लिख सकता हूं, और वो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ex के बराबर आएगी। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या मान रखा है कि y और z कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब dy और dz क्या है, जीरो है ना, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जब सिर्फ एक इन तीनों में से अगर हम एक ही को वेरिएबल मानेंगे तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर मैं लिखूं ऐसे, x और z को मैं अगर कांस्टेंट मान लूं तो मैं क्या लिखूंगा, del v अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस ey एंड del v अपॉन del z कीपिंग x एंड y कांस्टेंट विल बी इक्वल टू माइनस ex, सॉरी ez। ठीक है, तो हमारे पास ex आ गया, ey आ गया,
Ez आ गया। अगर मैं इन तीनों की वैल्यू उठा के इस एक्सप्रेशन में रख दूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सही है क्या? तो हमने Ex, Ey और Ez की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली थी। कितनी थी? Ex क्या था, यहीं पर लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? Ex का वैल्यू कितना था? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, यहाँ पे माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये किसकी वैल्यू थी? Ey की, जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है क्या? ये हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अगेन याद रखना, ये टोटल डेरिवेटिव नहीं है जो टर्म दिख रहा है आपको, ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना। अगर ये डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखा तो आप समझ जाइएगा कि वाई एंड जेड को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। डेल वी अपॉन डेल वाई अगर है तो समझना क्या आपने को कि वाई को वेरिएबल ट्रीट करना है और एक्स और जेड को क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। और डेल वी अपॉन डेल जेड से हमें क्या समझना है कि जेड को वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है और बाकी एक्स और वाई को क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम लोग जल्दी से। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 1 कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज गिवन बाय x y स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, सपोज इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा हमें स्पेस में। आपसे बोला बताइए कि उस स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट पर मतलब किसी x और y के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, हमें उस वेक्टर को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे सामने दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। ठीक, लेकिन इसमें x और y ही है, z नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सीधा ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट है वो तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, उसको हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि z में इस देखो पोटेंशियल जो z में है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो Ez आएगा वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब हमारा काम बचता है Ex और Ey निकालने का, तो Ex निकाल लेते हैं हम लोग। Ex क्या होता है? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो पहले मैं ये काम करता हूं, इसको पूरा ओपन कर लेता हूं। इसको अंदर जाएगा कितना बचेगा? एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सही है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस तो बाहर रहेगा। अगर मैंने x के रेस्पेक्ट में किया इसको, इसका क्या मतलब है कि y को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और x को क्या करेंगे? वेरिएबल मानेंगे। तो पहले वाले टर्म में सिर्फ x वेरिएबल है, y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, तो y स्क्वायर को बाहर रखेंगे और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आता है? 1 आता है। ठीक, अगले टर्म में पहुंचते। अगेन जो y है, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और जो x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने क्या निकल के आया? माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ये हमें Ex मिल गया। क्या मिल गया? Ex। सही है, चलिए Ey की बात करते हैं। Ey कितना हो जाएगा? Ey लिखूंगा डेल वी अपॉन डेल वाई। सही है, इस एक्सप्रेशन को y के रेस्पेक्ट में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो y स्क्वायर वेरिएबल रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा। तो पहला टर्म में x तो कांस्टेंट है और y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y आएगा माइनस। फिर यहां पे देखो इस वाले टर्म को, यहां पे y वेरिएबल है, x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, तो x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा और y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो Ey कितना आ गया? माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ये Ey आ गया। हमारे पास Ex मिल गया है, हमारे पास Ey है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें तो क्या लिखेंगे? सिंपल, E वेक्टर इज इक्वल टू Ex आई कैप प्लस Ey जे कैप। सही है, Ex कितना है? ये पूरी वैल्यू है, यहां पर रख देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? देखते, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों में, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, कॉमन ले लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया आई कैप प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर जे कैप। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मिल गया। ठीक है, अगर हमसे पूछता किसी पॉइंट पर, सपोज हमसे बोल दिया 2,3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो सिंपली हमें x की प्लेस पे 2 रखना था, y की प्लेस में 3 रखना था, तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ने लिया था कि अगर हमें स्पेस कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, उसका ये अप्रोच है हमारे पास। ठीक है क्या? नोट करिए।
चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? ठीक है, तो नाम से क्लियर है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम इक्वल है ना, ऐसा सरफेस जिसका हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही है। चलिए कुछ बातें जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं उसका इस्तेमाल भी इस कंसेप्ट में आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला वो देखिए। जैसे dv इज इक्वल टू हमने पढ़ा माइनस ई डॉट dx ds। ठीक है, अगर मैं कोई सरफेस हमारे पास है जो कि इक्विपोटेंशियल है, ये जो सरफेस कैसा है? ये इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। ठीक, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये जो मैंने बनाया अभी, तो इसका कोई भी पॉइंट आप उठा लो, कोई सा भी दो पॉइंट उठा लो, छोटे बहुत पास पास रखे हमने, है ना, कोई से दो पॉइंट उठाया हमने, तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ds है। ठीक है, क्या है ये? ds। तो जो ई डॉट ds है ना, उसका वैल्यू इस सरफेस के लिए कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि हमने पढ़ा है कि चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो जो dv हो जाएगा वो डिफरेंस आता है पोटेंशियल का, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पे जो दो क्वांटिटीज जिनका हमें डॉट प्रोडक्ट दे रखा है वो भी 0 आएगा। दिख भी रहा है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो बताता हूं मैं आपको। 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, या तो ds 0, ds मतलब वो दोनों एक ही पॉइंट हो जाए, या फिर क्या हो जाए कि E वेक्टर परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, है ना। दो वेक्टर अगर 90 एंगल पे है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। तो यहां पर ये सरफेस दे रखा, हमें कुछ चार्ज वगैरह होगा ही, तभी इस पर पोटेंशियल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 होगा। फिर हमने दो पॉइंट दिखाया, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ds भी 0 नहीं होगा। बचा कौन सी हमारे पास पॉसिबिलिटी? थर्ड वाली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में, या फिर ये इतने पास पास है कि वो क्या बोल सकते हैं? एक ही पॉइंट हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो पहला एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ से निकलता है इस बॉक्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मली होंगी। ठीक है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही है। ठीक, क्या लिखा मैंने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी? नॉर्मल होंगे। किसके? नॉर्मली निकलेंगी या टर्मिनेट होंगी किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, सपोज ऐसा कोई हमें सरफेस दे रखा है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? बाहर की तरफ निकलेंगी रेडियली। ठीक है, क्या ऐसे? ठीक, अगर वो नेगेटिवली चार्ज होता सरफेस, ऐसे दे रखा हो नेगेटिवली चार्ज सरफेस है, तो उस पर क्या हो रही होती है? वो टर्मिनेट हो रही होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा कि जो dv आएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हमने दो पॉइंट लिया, कोई सा दो पॉइंट लिया हमने, दो पॉइंट लिया, तो वो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों क्या है? सेम पोटेंशियल पे। दोनों क्या? कोई सा दो पॉइंट उठा लो। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं किसी एक चार्ज पार्टिकल को, है ना, इस सरफेस के अलोंग एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक ले जाता हूं, है ना, सरफेस पे दो पॉइंट्स के बीच में क्या करता हूं? मूव कराता हूं, जो वर्क डन आएगा dw या w जो बोल लो आप, अगर छोटा सा इंटरवल है तो dw ले लेना, अगर बड़ा इंटरवल है तो w लेना। जो वर्क डन आएगा वो भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है पहले कि जो w आता है वो कितना आता है? q टाइम्स डेल्टा v। डेल्टा v क्या होता है? वो दो पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच में चार्ज पार्टिकल को हम लोग मूव कराते हैं। ठीक है क्या?
तो अगर डेल्टा V जीरो हो गया तो W भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्क डन इन मूविंग a charge either positive or negative, work done in moving a charge between 2 points of equipotential surface is equal to 0। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट था, नोट कर लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग क्या करते हैं इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले से दे दी जाए, है ना, तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिहाफ पे थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो सकता है। क्योंकि हमें एक चीज तो पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमेशा सरफेस के क्या आने वाली है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके हमेशा क्या आने वाली है, 90 डिग्री पर हमेशा या तो निकलेंगी या तो उससे ओरिजिनेट होंगी। सही है क्या? चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज हमारे पास पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या आप बोलो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दे रखी है ये, ठीक है। कोई बोले कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो उस सरफेस का शेप क्या होगा, है ना। तो शेप कैसा आएगा, एक सरफेस बन जाएगा ऐसा, जो सरफेस इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये सरफेस कुछ ऐसा है ना, ऐसा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है ना। अगर आप इसको एक्स एक्सिस बोलते हो, एक्स डायरेक्शन बोलते हो, और ये वाई और बाहर की तरफ जेड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, एक्स में जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है। तो जो वाई जेड प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा, वो प्लेन क्या हो जाएगा आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। सही है क्या? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारे पास सरफेस है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। सही है। तो पहला वाला तो ये हो गया कि हमारे पास अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल दे रखी है, तो जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्लेनर मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लेनर। ये मान लो हमने एक तो बना दिया हमने पोटेंशियल सरफेस, एक और बना के दिखाता हूं मैं आपको, एक और ऐसा बना दिया हमने। ठीक, ये दो सरफेस हमें दिख रहे हैं, है ना, ये सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस प्लेनर सरफेस नंबर 2, है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि एक पॉइंट यहां पर लिया हमने A, एक पॉइंट लिया हमने यहाँ B, यहाँ लिया C, यहाँ लिया D, ऐसे हमने कुछ पॉइंट मार्क कर दिए, है ना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जो पोटेंशियल आएगा A का वो क्या B के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि ये क्या है, दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है ना। मतलब जो VA आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, VC के, वो किसके बराबर है, VE के बराबर, ठीक है। सेम अगर मैं बोलूं VB तो किसके बराबर है, VD के बराबर है। ये दोनों आपस बराबर, कोई और पॉइंट एक मान लो F, तो किसके बराबर हो जाएगा, VF के बराबर हो जाएगा। सही है। ये जो पोटेंशियल है ये आपस में बराबर है, BDF का, ऐसे ACE का पोटेंशियल आपस में बराबर है। अगर मैं बोलूं इनमें इस दो बॉक्स में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब A और B अगर मैं बात करूं, या B और C में बात करूं कि B और C में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, C का पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल ऑफ C। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर इस लाइन पे आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। मतलब सी का पोटेंशियल बी से क्या है, ज्यादा है। मतलब ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, वो इस वाले बॉक्स से ज्यादा मैग्नीट्यूड रखेगा। सही है क्या? ठीक है, नोट करिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि कोई हमारे पास पॉइंट चार्ज है और कोई स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है हमारे पास, दो हमने केसेस लिए यहाँ पे, उनकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे उनका शेप क्या आएगा वो हम लोग अभी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होती है, रेडियली डायरेक्शन में क्या होती है, रेडियली क्या होती है, इनवर्ड या आउटवर्ड फैल जाती है। ठीक है, ऐसे। अब अगर आपको कोई एक ऐसा सरफेस बनाना है ना, जो सरफेस इन लाइंस के हर पॉइंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो पॉसिबिलिटी क्या है कि इसको सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्या कर लिया हमने, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। ठीक,
तो स्फीयर पर कोई भी लाइन आप ड्रॉ करो जो उसके सेंटर से पास कर रही है ना। सर्कल का भी प्रॉपर्टी होता है कि सर्कल पर ऐसा लाइन आप एक ड्रॉ करो जो सेंटर से पास हो, वो लाइन उसके हर सरकमफ्रेंस पर आने वाले पॉइंट पर क्या होगी, नॉर्मल होगी। सही है ना। जितने भी लाइंस दिख रहे हैं ये सब कहां पास कर रहे हैं, सेंटर से पास कर रहे हैं। तो ये सभी लाइंस क्या है, इस सरफेस पे नॉर्मल है। तो ये जो सरफेस बना ये क्या हो गया आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है। ये ऐसे अगर मैं चाहूं तो एक और सरफेस बना सकता हूं ऐसे, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है। अगेन मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये सरफेस नंबर 1 था, ये सरफेस नंबर 2 है, बताओ पोटेंशियल ज्यादा किसका है। तो आप क्या बताओगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब कि जो पहले पड़ेगा उसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, जो बाद में पड़ेगा उसका पोटेंशियल क्या है, कम है ना। मतलब पोटेंशियल ऑफ सरफेस 1 विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सरफेस 2। बात समझ में आया। चलिए, अगर मैं कोई एक स्फेरिकल बॉडी लेता हूं और वो उस पर जो चार्जेस है वो बाहर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने प्लस का केस लिया है। अगेन हमें पता है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड या इनवर्ड होगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटवर्ड रहेगा, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो क्या रहेगा, इनवर्ड रहेगा। सही है। तो हमें दिख रहा है अगेन यहां पर भी, अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूं इसको सेंटर मानते हुए, ये सारी लाइंस हमें क्या दिखाई देंगी कि इसके सेंटर से पास करते हुए दिख रही है। इसका मतलब ये जो सभी लाइंस हैं ये इन सभी पॉइंट्स पे क्या है, नॉर्मल है। और अगर वो नॉर्मल है तो ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया स्फीयर, ये स्फीयर क्या हो जाएगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल शेप का मिलेगा। ठीक है। स्फेरिकल शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही है। यहां भी क्या मिला हमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या है, स्फेरिकल है। तो ये दोनों केसेस के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सरफेस कैसा मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा, उसका शेप क्या रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। क्लियर है क्या, नोट करिए। तो अगर हमारे पास एक लॉन्ग थ्रेड है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से हमें पता करना है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगे उनका शेप क्या होगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें ये जानकारी होना चाहिए कि जो फील्ड लाइंस होती हैं उनका पैटर्न क्या है। मैंने आपको बहुत पहले समझाया था कि जो लॉन्ग वायर है उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, हर डायरेक्शन में रेडियली निकलती है। ऐसे मतलब इधर जाएंगी पूरा एक सर्कुलर रीजन में, या ऐसा बोलो एक सिलिंड्रिकल रीजन में क्या होती है, बाहर निकलती दिखाई देती है अपने को, है ना। मतलब ऐसा अगर बनाऊं मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हर पॉइंट पे ऐसे सिलिंड्रिकल रीजन में क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है। ऐसे वो अलग बात है कि हमें उस सिलेंडर एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई दे रहा है, जबकि वो कैसा है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है ना। ठीक है। तो क्या होगा, हर डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपकी तरफ ऐसे आ रही होंगी, ऐसे ऐसे। ठीक है। सही है। इधर से भी ऐसे ऐसे जा रही होंगी, हर डायरेक्शन में क्या है वो। अगर मैं एक लाइन बनाऊं, मतलब अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन उठाऊं ऐसे, उस क्रॉस सेक्शन पर देखा जाए उस पर जो लाइंस होंगी वो कैसे निकल रही होंगी, कुछ इस तरीके से निकल रही होंगी। सही है क्या, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही होंगी। सही है। ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होंगे, उन सभी क्रॉस सेक्शन को आप देखो ध्यान से, तो हर एक क्रॉस सेक्शन पर जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है। सही है। तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का ये जो कर्व वाला सरफेस है, कर्व वाला सरफेस, तो इस कर्व वाले सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो मैं बोलूंगा कि जो सिलेंडर है वो अपने आप में क्या हो गया, इसके लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। सही है क्या, पक्का। तो ये क्या हो गया आपका, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक। अगेन आप चाहो तो एक और सरफेस बना सकते हो, थोड़ा ज्यादा रेडियस का बनाओगे, जो दूसरा सरफेस आएगा उसका जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले सरफेस से कम रहेगा। क्योंकि हमने अगर इसको पॉजिटिव मान रखा अभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आ रही, बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। सही है क्या। तो जो पहले पड़ेगा उसका पोटेंशियल ज्यादा, जो बाद में पड़ेगा उसका पोटेंशियल कम है। तो एक बार मैं सारी चीजों को समराइज कर देता हूं। अगर हमारे पास फील्ड लाइंस कैसी है, पैरेलल है, तो हमें कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, कैसा हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, प्लेनर मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लेनर। सही है।
अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो कैसा मिलेगा, स्फेरिकल। अगर पॉइंट चार्ज कैसा मिलेगा, हमें स्फेरिकल मिलेगा। और अगर हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है तो आगे हमें क्या मिलेगा, दूसरा स्फीयर मिलेगा, एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। सही है क्या? और अगर हमारे पास लाइन है तो कैसा मिलेगा, वो सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। ठीक है, नोट करिए।